So, hello aspirants, welcome to my YouTube channel. A very warm good morning to all of you. तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ा था, लोग कहाँ रहते थे, गेहूँ तथा जौ का उत्पादन कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम सर्वप्रथम कृषि का विकास कहाँ हुआ था, चावल कहाँ उगाया गया था, सिंधु एवं उसके सहायक नदी के आसपास कौन से राज्यों का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, गंगा और उसके सहायक नदी सोन के आसपास कौन से राज्यों का डेवलपमेंट या फिर विकास हुआ था, भारत देश का नामांकन कैसे हुआ था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 6 एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसमें। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने कुछ एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी कल डाला था हमने यूट्यूब में, तो वो भी कल देख लीजिएगा। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा था मन लगाकर तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आपको अगर उत्तर देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी दे सकते हैं उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, आदि मानव आरंभिक मानव घूमते क्यों थे। देखिए, पहले जब आदि मानव का उद्भव हुआ था पृथ्वी पर, तब उनके पास कृषि के लिए कोई जानकारी नहीं था। कृषि कैसे करते हैं उनका कोई जानकारी नहीं था। तो पहले जो आदि मानव थे वो एक आखेटक थे या फिर खाद्य संग्रहक थे। अब खाद्य संग्रहक का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, खाद्य संग्रहक मतलब वे ज़मीन पर जो भी चीज़ें पड़ी रहती थी, जैसे पेड़ों से अगर कोई फल गिर गया ज़मीन पर, या फिर फूल या फिर कंदमूल, या जो भी चीज़ें ज़मीन पर गिरी गिरी रहती थी, उन सभी चीज़ों को वे लोग क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे, कलेक्ट करते थे, और उसके बाद वे उन्हीं चीज़ों का भोजन करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद आखेट करना शुरू किया, यानी कि शिकार करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। तो इस तरीके से विकास हुआ। तो पहले ये प्रश्न है, आरंभिक मानव घूमते क्यों थे। तो इसके 4 कारण बताया है एनसीईआरटी की किताब में। देखिए, पहले फूड के लिए, यानी कि आहार के लिए। वे एक ही स्थान तक कई दिनों तक रहते थे। देखिए, जो आरंभिक मानव थे पहले क्या करते थे, एक ही स्थान तक कई दिनों तक रहते थे, और वहाँ पर जितने भी जीव जंतु या फिर जो भी फल फूल कंदमूल होते थे उन सभी चीज़ों को खाकर समाप्त कर देते थे। उसके बाद तो वहाँ पर उनके लिए कोई भोजन बचता नहीं था, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता था, उनको फिर दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण है, वे एक ही स्थान तक कई दिनों तक रहते थे। वे उस स्थान के आसपास के सारे स्थानों के फूल फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। बहुत पेटू रहे होंगे आदि मानव, भुक्कड़ टाइप के, इसलिए उन्हें दूसरे स्थानों तक जाना पड़ता था भोजन की तलाश में। तो पहला पॉइंट है, भोजन की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ जो जानवर होते हैं, कुछ जंगली जानवर थे, वे भी शिकार के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। या फिर जो शाकाहारी जानवर जो होते हैं, वे क्या करते थे, चारे के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो आदि मानव क्या करते थे, अब देखिए, जब अगर जानवर ही चले जाएंगे तो वे लोग आखिर किससे करेंगे, शिकार किससे करेंगे। तो इसीलिए आदि मानव भी उन जानवरों के पीछे चलते थे कि चलो भाई तुम भी चलो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारा शिकार करने के लिए। तो कुछ जानवर अपने शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जाते थे। जो शाकाहारी जानवर होते थे, जैसे गाय भैंस बकरी या फिर भेड़ जो भी हो गए, अपने चारे के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो आरंभिक मानव भी उनका शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते थे या फिर जाते थे। तो पहला पॉइंट है भोजन की तलाश में। दूसरा पॉइंट है, कुछ जानवर जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक इसी कारण आदि मानव भी उन जानवरों का शिकार करने के लिए या फिर उन जानवरों को पालने, अब पहले तो पशुपालन का जन्म हुआ नहीं था, इसलिए वे मुख्यतः शिकार करने के लिए ही उन जानवरों का पीछा करते थे। अब सूखे के समय पानी की तलाश में वे इधर उधर जाते थे। देखिए, जब भीषण गर्मी पड़ता था तब गर्मी के समय कुछ नदी नाले या जो भी पानी के स्रोत थे उस समय वे सूख जाते थे। अब क्या होता था, अगर पानी ही नहीं मिलेगा तब आदि मानव पिएंगे क्या। इसीलिए वे पानी के तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। जो जानवर होते थे वो भी पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, क्योंकि उनके लिए भी पानी बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी पीना। तो इसीलिए पानी की तलाश में भी जो आदि मानव थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, ट्रैवल करते थे। अब आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती थी। देखिए, आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी मिलती है, वे लोग जो औजार का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए या फिर पेड़ों के छालों को छीलने के लिए,
तो उनके औजार या फिर उनके हड्डियों के औजारों के अवशेष से हमें आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे भीमबेटका की गुफाओं में वे लोग रहते थे। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण के लोग यानी कि आदि मानव लोग रहते थे। तो वहाँ पर वे लोग क्या करते थे, गुफा के दीवारों में चित्र बनाते थे, पिक्चर्स। तो हम उससे भी जान सकते थे कि आदि मानव के सामाजिक जीवन के बारे में हम जान सकते थे, क्योंकि उन चित्रों में जो ज़्यादातर चित्र होते थे वे होते थे शिकार के चित्र। ठीक है, शिकार के चित्र होते थे, तो हम उनके इस बारे में भी जान सकते हैं कि आदि मानव का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा उस समय। कैसे जान सकते हैं? उनके द्वारा निर्मित पत्थर एवं हड्डियों के औजारों से, या फिर वे जहाँ पर रहते थे वहाँ भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे उनके द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं, उनके द्वारा बनाए गए औजारों के कुछ टुकड़े मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं। तो इस तरीके से हम आदि मानव के बारे में जान सकते हैं। अब प्रश्न आता है, आदि मानव औजारों का उपयोग करते क्यों थे? ये तो बहुत सिंपल है। देखिए, फल फूल आदि कूटने के लिए, पेड़ों के छालों को उतारने के लिए, जानवरों के खालों को निकालने के लिए। क्योंकि पहले तो आदि मानव लोग नंगू पुंगू रहते थे, फिर बाद में क्या हुआ, वे लोग वस्त्र पहनने लगे। वस्त्र क्या पहनते थे? पहले तो कपास का उत्पादन हुआ नहीं था, पहले तो कृषि का विकास हुआ नहीं था। आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल में तो वे लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, और जानवरों की जो खाल होती है उन खालों को निकालकर वे वस्त्र के रूप में पहनते थे। फिर लकड़ियों को काटने में भी आदि मानव जो है औजारों का उपयोग करते थे। कुछ लकड़ियों का उपयोग वे ईंधन के लिए भी करते थे, या बाद में जब विकास हुआ गाँवों का तो वे कुछ लकड़ियों का उपयोग जो है वो झोपड़ी बनाने में भी करते थे। तो आरंभिक मानव औजारों का उपयोग क्यों करते थे? फल फूल आदि कूटने में, पेड़ों के छालों को उतारने में, जानवरों की खालों को निकालने में, लकड़ियों को काटने में। कुछ लकड़ियों का उपयोग वे ईंधन के रूप में या फिर झोपड़ी बनाने में भी करते थे। अब प्रश्न है, आदि मानव कहाँ रहते थे? देखिए, पुरापाषाण काल है, नवपाषाण काल है, महापाषाण काल है। जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का बुक है क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है उसमें इन्हीं 3 कालों के बारे में बताया गया है। जो पुरापाषाण काल के मानव थे वे रहते थे भीमबेटका, हुसुंगी या फिर कुरनूल की गुफाओं में। भीमबेटका की गुफा नर्मदा नदी के तट पर है, वहीं पर वे लोग ज़्यादातर समय बिताते थे अपना। भीमबेटका या फिर हुसुंगी हो गई या फिर कुरनूल की जो गुफाएं हो गई। तो जो आदि मानव थे, जो आखेटक खाद्य संग्रह मानव थे, वे इन्हीं 3 स्थलों पर रहते थे। अब देखिए, यही बस 3 स्थल नहीं थे, और भी बहुत सारे प्लेसेस थे जहाँ पर आदि मानव रहते थे, परंतु ये मुख्यतः 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर जो पुरापाषाण काल के मानव है वो रहते थे। नवपाषाण काल के मानव कहाँ रहते थे? देखिए, नवपाषाण काल के मानव बुर्जहोम, चिरांद, महागढ़, कोल्डिहवा, हल्लूर, हेडिंग, दावजिली, पयमपल्ली, ये सभी जगहों पर जो मध्य नवपाषाण काल के जो मानव है वे रहते थे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये बस यही सिर्फ जगह नहीं है जहाँ पर नवपाषाण काल के मानव रहते थे, और भी बहुत सारे जगह है, परंतु एनसीईआरटी क्लास 6 में जो स्थल दिए गए हैं वो सब यही दिए गए हैं। नवपाषाण काल में आपका कृषि करना और पशुपालन का विकास हो गया था, इसीलिए कृषक और पशुपालक जो लोग थे वे नवपाषाण काल में कहाँ रहते थे? बुर्जहोम, चिरांद, महागढ़, कोल्डिहवा, हुल्लूर, हेडिंग, दावजिली, पयमपल्ली के स्थल में वे लोग रहते थे। अब महापाषाण स्थल, महापाषाण मतलब वे जब कोई आदमी मानव मर जाता था तो उनके जो शव को दफनाया जाता था, तो क्या होता था, उनके दफनाने की जगह पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था, ऐसे घेरा बनाकर या कोई भी एक आकार देकर। इसीलिए उस काल को महापाषाण काल कहते हैं। जो महापाषाण काल की जो उत्पत्ति हुआ था वो मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ था। तो महापाषाण स्थल है ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर। जो ये सब स्थल है ना, ये सब स्थल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब कृषक एवं पशुपालकों के स्थल। अब देखिए, कृषक एवं पशुपालकों के कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? ये नवपाषाण काल के जो स्थल है वे कृषक एवं पशुपालक मानवों के स्थल हैं। जैसे बुर्जहोम, चिरांद, महागढ़, कोल्डिहवा, हुल्लूर, हेडिंग, दावजिली, पयमपल्ली, ये स्थल है कृषक एवं पशुपालक के स्थल। तो इसमें देखिए, ये जो कृषक एवं पशुपालक के जो स्थल है वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे जगहों पर मिले हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि पुरापाषाण काल के मानवों के रहने के स्थान का जो साक्ष्य है वो भी बहुत सारे हैं, परंतु हमारे एनसीईआरटी में बस 3 ही दिया है, कुछ ही दिया है जो महत्वपूर्ण है वही सब दिया है। इसी तरीके से नवपाषाण काल के मानव जहाँ रहते थे वो भी बहुत से जगहों पर वे लोग रहते थे। तो एनसीईआरटी में बस कुछ ही दिया है, परंतु
इसमें देखिए लिख दिया है कि इनके स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है वे है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर से पूर्व एवं दक्षिण भारत में पाए गए हैं। जो महापाषाण काल का जो शुरुआत हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। अब आता है भीमबेटका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे। अब भीमबेटका भारत के मध्य प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। आवासीय स्थल मतलब जहाँ पर आदिमानव लोग रहते थे उनको कहते थे आवासीय स्थल। आवास मतलब रहना होता है, घर। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मैंने जैसे कहा था कि भीमबेटका की गुफाओं के दीवारों में वे लोग चित्र बनाते थे अपने सामाजिक जीवन से संबंधित। तो वैसे बहुत से चित्र हमें मिले हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक का समय माना जाता है। अब इन चित्रों का काल क्या है? पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक का समय के लिए ये लोग इन चित्रों को माना जाता है। मतलब ये निष्कर्ष निकाला पुरातत्वविदों ने कि जो ये चित्र बनाए गए हैं भीमबेटका की गुफाओं के दीवारों में, वे पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के चित्र हो सकते हैं। इसी टाइम पीरियड में वे लोग बनाए होंगे। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह स्थल कहाँ पर है? यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। इसका जो खोज हुआ था वो किया था श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर द्वारा। भीमबेटका की गुफाओं के खोज किया गया था। कब किया था? 1957 1958। अब देखिए कुछ किताबों में 1957 दिया है और कुछ किताबों में 1958 दिया है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऐसे एक टाइम फ्रेम लिख दिया है 1957 से 1958 के बीच डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर द्वारा इन भीमबेटका की गुफाओं की खोज किया गया था। जो भीमबेटका का जो क्षेत्र है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिटरमाइन किया गया है, घोषित किया गया है। ये हमने पहले कह दिया था कि आरंभिक लोग जो है वो गुफाओं में रहते थे और गुफाओं के दीवारों में चित्र बनाते थे अपने सामाजिक जीवन के बारे में। इन चित्रों की सहायता से हम ये जान सकते थे कि उनका जो सामाजिक जीवन है वो कैसा रहा होगा। ठीक है। अब आता है आग की खोज। अब देखिए जो आग की खोज हुआ है ये हमें कुंडुल की गुफाओं में राख का शेष मिला है। कुंडुल आग की खोज कुंडुल की गुफाओं में हमें राख का शेष मिले हैं। आग की खोज पहले जो आदिमानव थे, पहले तो पुरापाषाण काल में तो आग का खोज हुआ नहीं है। पहले वो लोग जानते नहीं थे कि आग क्या होता है। फिर धीरे धीरे जब पहली बार उसने जंगल में सूखी लकड़ियों को आपस में तेज रगड़ खाकर आग लगते हुए देखा एवं पत्थरों के औजार के निर्माण के समय जब वे दोनों पत्थरों को रगड़ते थे एक दूसरे से, तब उन्होंने देखा कि चिंगारी निकल रहा है। तो इसी से उन्होंने ये विचार किया कि अच्छा तो आग इस तरीके से निकलता है। तो अब उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया। तब पहली बार मानव ने तो पत्थरों को आपस में टकराकर आग उत्पन्न की होगी, किया होगा। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हाँ ऐसे ही आग उत्पन्न हुआ है, परंतु ये तो एक सामान्य चीज़ है कि दो पत्थरों के रगड़ने से जो आग निकलता है, जो चिंगारी निकलता है, इसे देखकर जो मानव है ये सोचे होंगे कि हाँ आग तो इसी तरह से निकलते हैं। तो इस तरीके से आग का खोज हुआ होगा। यह मनुष्य की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। देखिए आग का खोज एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जो हमारे जो मानव के इतिहास, मानव का विकास क्रम है उसमें आग के खोज करने के बाद वे लोग खाना को जो फूड है उसको पकाना शुरू कर दिए। अब देखिए क्या है, आग की खोज से वे लोग मांस को भूनकर खाने लगे। रात के समय आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करते थे। जब शीत ऋतु आती थी तब क्या होता था, आग जलाकर वे लोग ठंडी से अपनी सुरक्षा करते थे, या फिर जब जंगली जानवर उन पर आक्रमण करते थे तब वे आग जलाकर जंगली जानवरों को भगा सकते थे। तो आग का जो आविष्कार है वो एक टर्निंग पॉइंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो आग का खोज कहाँ हुआ था? आग का खोज हुआ था कुंडुल की गुफाओं में। राख के अवशेष मिले हैं, राख यानी कि एशेस। तो वहाँ से हम लोगों ने ये पता लगाया कि हाँ चलिए तब कुंडुल की गुफाओं से आग का खोज हुआ होगा। अब आरंभिक मानव द्वारा कृषि। देखिए पहले वे लोग पृथ्वी पर आए, फिर आखेटक एवं खाद्य संग्रहक बने, फिर उन्होंने शिकार करना शुरू किया। अब धीरे धीरे आग का भी खोज हो गया। अब धीरे धीरे कृषि की ओर वे लोग आगे बढ़ने लगे। कृषि का विकास हो जाने के बाद ही उन लोगों के जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। मतलब वे लोग एक ही जगह पर अब रह सकते हैं गांव बनाकर। जो मुख्यतः वे लोग रहते थे वे नदियों के तट पर रहते थे, क्योंकि जो नदियों के जो आसपास की भूमि होता था,
नदियों का जो आसपास का भूमि होता था वो बहुत ही उपजाऊ होता था। इसीलिए जो आदि मानव थे वे नदियों के ही आसपास की भूमि में रहते थे, जिससे उसको दो फायदा हो जाता था। पहला तो अच्छा कृषि हो जाता था, और दूसरा रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण भी उनसे मिलता था। देखिए, नवपाषाण काल तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों की खोज कर ली थी। अब वह जान गया था कि शिकार के साथ साथ पशुपालन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो जीव जंतु है वो तो हर हर समय उपलब्ध रहेंगे नहीं शिकार करने के लिए, तो इसीलिए उसके साथ साथ भोजन के लिए एक वैकल्पिक स्रोत भी कृषि है। अब कृषि से जो भी हम उत्पादन करते हैं, जो भी अनाज हम उत्पादन करते हैं, उसे हम भविष्य के लिए सुरक्षित यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं, उसका हम भंडारण कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो गई। नवपाषाण काल तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने का प्रारंभिक तरीकों की खोज कर ली थी। अब वह यह जान गया था कि शिकार के साथ साथ पशुपालन करना भी महत्वपूर्ण होता है। पशुओं में वो कई तरह के काम करा लेता था, जैसे शिकार में कुत्ता, शिकार करने में वे कुत्ते का यूज़ करते थे। खेती करने में बैल का उपयोग करते थे। दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस इत्यादि का उपयोग करते थे। जो बकरी है वो मांस पाने के लिए उपयोग करते थे। अब यही नहीं कि बकरी का ही उपयोग करते होंगे, और भी जानवर हैं, जैसे जैसे गाय, भेड़, बकरी या फिर कोई भी अगर अलग अलग जो जानवर है तो उसका भी उपयोग मांस पाने के लिए करते थे, उसको शिकार करने के लिए करते थे। यहाँ पर एक जनरल नॉलेज के लिए, जनरल थिंकिंग के लिए बताया गया है कि हाँ, वे लोग इस जानवरों का प्रयोग इस तरीके से करते होंगे। शिकार में करने में कुत्ता, खेती करने में बैल, दूध प्राप्त करने में गाय, भैंस और बकरी का मांस प्राप्त करने में भेड़, भैंस की सवारी आदि जो जनरल चीज़ें हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत कब हुआ था? पुरातत्वविदों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुका था। इस प्रकार आदि मानव का भोजन की तलाश में घूमना फिरना खत्म हो गया। जैसे ही कृषि करना शुरू हो गया, उन लोगों ने क्या किया? उत्पादन किया। जब भी उन लोगों ने उत्पादन किया, उनको खाने के लिए अनाज मिल गए। जब भी उन लोगों को खाने के लिए अनाज मिल गए तो वे लोग फिर इधर उधर भटकते नहीं थे, फिर एक ही जगह पर रहते थे, कृषि करते थे, खाते थे, सो जाते थे, मस्त रहते थे एकदम बिंदास। उन लोगों का जो लाइफ था वो एकदम झिंगालाला हो गया था। अब उसने जान गया था, अब जो आदि मानव थे वो जान गए थे कि मानव और पशु पक्षियों द्वारा खाकर फेंके गए फलों के बीच से नए पौधे उगते हैं। देखिए, जब आदि मानव कुछ खाते थे ना, या फिर कोई भी पशु पक्षी कुछ खाता था, तो उसमें से कुछ जो अंश होता था वो ज़मीन पर गिर जाता होगा। तो जब उसने देखा कि ये गिरे हुए अंश से जो पेड़ पौधे का उत्पादन, पेड़ पौधे निकलता है, तो उसी समय वो कृषि के बारे में सोचना शुरू किया। कृषि के बारे में उन लोगों का विचार शुरू हो गया कि अच्छा, कृषि ऐसे होता है। तो उसने क्या किया? पहले फलों को खाया, फिर उसके जो बीज है उसको फिर ज़मीन पर गाड़ना शुरू कर दिया। इस तरीके से कृषि का उद्भव हो गया। खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण मानव भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही, और अब उसने एक जगह पर बसना सीख लिया। अब ग्रामों का विकास हो गया, अब ग्राम बने, ग्राम के बने कृषि हो गया। कृषि के कारण मुझे उनको उसको सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल गया। फिर अब आदि मानवों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनसे जीवन में स्थायित्व आ गया। अब बसने की प्रक्रिया को मतलब किसे कहते हैं? आप बसने की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? देखिए, आरंभिक मानव के द्वारा पौधे को उगाना यानी कि कृषि करना, और जानवरों की देखभाल करना यानी कि पशुपालन करना। कृषि करना और पशुपालन करना, इसे ही कहते हैं बसने की प्रक्रिया। कृषि प्लस पशुपालन इक्वल टू बसने की प्रक्रिया। अनाज का भंडारण, देखिए, जो भी कृषि करते थे आदि मानव, जो भी फसलों को उत्पादन करते थे, उसका भंडारण करना भी आवश्यक था, क्योंकि पता नहीं कि फ्यूचर में सूखा पड़े कि क्या हो, फ्यूचर में वो अनाज उत्पादित हो भी या ना हो। इसीलिए जो आदि मानव होते थे वे लोग अनाजों का भंडारण भी किया करते थे। फसलों की कटाई के बाद सबसे जरूरी काम होता है अनाज का भंडारण करना। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि का अपनाने की जरूरी होती है, परंतु उस समय तो कोई विधि था ही नहीं, वैज्ञानिक विधि। तो ये लोग क्या करते थे? जब से उत्पादित अनाजों को वे कोई घर में या फिर किसी बड़े जो पॉट्स होते थे, घड़े टाइप का बर्तन होते थे, उसमें सुरक्षित करके रखते थे। अब जिससे जो अनाज होते थे वे लंबे समय तक रहते थे, और चूहे, कीट, नमी, फफूंद आदि से उसको बचाया जा सकता था। अब जानवर हैं, जो जानवर थे क्या थे? वे थे चलते फिरते खाद्य के भंडार। जैसे जानवरों को
जानवर से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक दूध और उसके बाद मांस। देखिए जो गाय है या फिर बकरी है, उनसे तो हमें दूध मिल जाता है, जो फिर हमें मांस भी मिल जाता है। तो इसीलिए जो आदि मानव है उन लोगों ने पशुपालन करना शुरू किया, जिससे कि उसका उनके जो भोजन का जो कठिनाइयाँ थी वो एकदम समाप्त हो गया कृषि और पशुपालन के साथ। स्थायी जीवन की ओर अब देखिए, गर्तावास किसे कहते हैं? गर्त आवास। गर्त मतलब होता है जमीन के नीचे, और आवास मतलब होता है रहने का स्थान। मतलब गर्तावास मतलब जमीन के नीचे रहने का स्थान। बुर्जहोम नाम का एक जगह है जहाँ पर मिला है कि आदि मानव ने जमीन के नीचे कुछ गड्ढे बनाए थे और वे वहीं रहते थे। तो इसे कहते हैं गर्तावास। गर्त यानी कि जमीन के नीचे का भाग, यानी कि जमीन के नीचे डिग करना, खोदना। आवास वहाँ पर रहना, तो गर्तावास मतलब जमीन के भीतर रहना। बुर्जहोम यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को छप्पर से ढक दिए जाते थे। यहाँ के घरों का निर्माण जमीनी स्तर से होता था, फिर उसके ऊपर ईंट और गारे का भी उपयोग किया जाता था। अब जैसे हम लोग प्लास्टर करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो आदि मानव था वो भी प्लास्टर करते होंगे। यहाँ के लोग खेती भी करते थे। बुर्जहोम श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम है श्रीनगर, कश्मीर में। अब आता है नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तन। देखिए, नवपाषाण काल के दौरान मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी सुधार हो गया था। हमने आग का भी खोज कर लिया, हमने कृषि का भी खोज कर लिया, हमने जो चौक होता है जहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं उसका भी खोज हमने कर लिया था। पहिए का भी खोज हम लोगों ने कर लिया था। तो इसीलिए नवपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन थे वो बहुत ही अच्छे बन रहे थे। नवपाषाण काल में आग की खोज हो गया था, कृषि का भी खोज हो गया था, जो चौक होता है जहाँ पर हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसका भी खोज हो गया था, पहिए का भी खोज हो गया था। तो ये सभी, इन सभी कारणों से नवपाषाण काल के जो मिट्टी के बर्तन थे वे पुरापाषाण या फिर इसके पिछले जो भी काल थे उससे तुलनात्मक रूप से अच्छे थे। नवपाषाण काल के दौरान मिट्टी के बर्तनों में काफ़ी सुधार हुआ था। चाक की खोज हो जाने के बाद मिट्टी के बर्तनों को कई कई स्वरूप सामने आने लगी। नवपाषाण काल के दौरान चाक का आविष्कार नहीं हुआ था, पुरापाषाण काल में तो चाक का आविष्कार नहीं हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था, ये सब नवपाषाण काल में ही हुआ था। पुरापाषाण काल में चाक का आविष्कार नहीं हुआ था। चाक मतलब जहाँ पर बर्तनों को रखकर, जहाँ पर मिट्टी रखकर उसे बर्तनों का शेप दिया जाता है उसे चाक कहते हैं। मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता है उसे चाक कहते हैं। जैसे हाथ में ऐसे घूमे तो घुमाते घुमाते नहीं बनाते हैं जो कुम्हार लोग होते हैं, उसे चाक कहते हैं। तो पाषाण काल के दौरान चाक का आविष्कार नहीं हुआ था। उस काल में मनुष्य अलग अलग विधियों से मृदभांड का निर्माण करते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसे मृदभांड कहते हैं। जैसे कि मिट्टी को गोल आकार में लंबा करके या फिर उस गोल आकार में रखते हुए छोटे से बड़े तरह के बनाए जाते थे, फिर इसे धूप में या फिर आग में पका दिया जाता था। एक अन्य विधि के अनुसार मिट्टी का फूस के बने टोकरों के चारों ओर बाहर और अंदर से मिट्टी का लेप लगाकर उसे बाद में जला दिया जाता था, जिससे मिट्टी के बीच फूस जो है वो जल जाती थी तथा बर्तन बाहर और अंदर की ओर से पक जाता था। देखिए, मेनली जो मोटा मोटी बात है, नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हो गया था, जो कहते हैं पहिए का आविष्कार हो गया था। तो इसके कारण जो है जो मिट्टी के बर्तन थे वे अधिक सुंदर बनने लगे थे नवपाषाण काल में। मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़ जो है वे पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों स्थान है? मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है। यहाँ पर नवपाषाण युग के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ पर प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमने जब पढ़ा था इससे पहले, एनसीईआरटी का जो पहला क्लास हमने लिया था, वहाँ पर हमने देखा था कि पहला जो गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ था वो किरथर एवं सुलेमान की पहाड़ियों पर ही हुआ था। तो मेहरगढ़ जो है ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में भी आता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में ही आता है। तो यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ पर प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं तथा जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी अन्य जानवरों को पालते थे। मेहरगढ़ आज बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। जो मेहरगढ़ है वो आज बलूचिस्तान के जो बोलन नदी है, बोलन नदी वहाँ पर स्थित है। भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारणों से है। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप को भी गेहूं और जौ के मूल कृषि वाले क्षेत्र में शामिल कर देता है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यह बलूचिस्तान में बोलन नदी के पास एक बसा स्थल है। तो ये
मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है। अब देखते हैं मेहरगढ़ से क्या क्या मिला। मेहरगढ़ से देख कुछ हमें घर का अवशेष मिले हैं, होम झोपड़ी का अवशेष मिले हैं, मतलब घर ही कह लीजिए। मेहरगढ़ से हमें चौकोर या फिर आयताकार घर मिले हैं। चौकोर घर भी कुछ मिला है, कुछ हमें आयताकार घर मिला है। तो मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घर मिले हैं, जिसका कि उपयोग जो आदि मानव है या फिर उस काल के जो मानव रहे होंगे वे भंडारण के लिए करते होंगे। अब कब्र, मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारे कब्र मिले हैं जहाँ पर जो जब वे लोग मर जाते थे, उनका जो निधन हो जाता था, तब उन्हें दफनाया जाता था। साथ ही साथ उनके साथ किन चीज़ों को दफनाया जाता था, कुछ वस्त्र दफनाए जाते थे, कुछ खाने के सामानों को दफनाया जाता था। एक तो ऐसा प्रूफ मिला है कि एक आदमी के साथ 2 बकरियों को ही दफना दिया। तो इससे यही पता चलता है कि जो आदि मानव है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। वे इस बात का भी विश्वास करते थे कि जो मनुष्य है वो मरने के बाद भी चीज़ों को खाते होंगे या फिर ज़रूरी सामानों का उपयोग करते होंगे। इसी कारण जो है कब्र में वे मनुष्य के साथ साथ, यानी कि जो शव है, शवों के साथ साथ बकरी या फिर खाने के सामान या फिर वस्त्र आदि भी दफनाते होंगे। तो ये बहुत एक अजीब है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अब आदि मानव थे तो ऐसे मान्यता थी कि भाई जो लोग हैं वे मरने के बाद भी वस्तुओं को यूज़ करते होंगे, खाना खाते होंगे। अब कौन देखने गया है कि मरने के बाद आपको भूख लगता है कि नहीं लगता है, तो ये भी सही बात है। चलिए, तो मेहरगढ़ में हमें चौकोर तथा आयताकार घर मिला है, भंडारण के लिए उसका उपयोग होता होगा। और वहाँ से हमें कब्र मिला है जहाँ पर शवों को दफनाते थे। शवों के साथ साथ वे अन्य जरूरी चीज़ों को भी दफनाते थे, जैसे खाने की चीज़ हो गया। हमने 2 बकरियों को देखा कि वहाँ पर दफनाया गया है एक शव के साथ। तो यही सब है आज का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, बी हैप्पी एंड केयर योर पेरेंट्स। जो भी हमने आज पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का आवर पास्ट, अतीत, हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 2, आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। इसके बाद हम इसका जो एमसीक्यू है उसको हम अपलोड कर देंगे। और जो पहला जो एमसीक्यू है उसको भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो भी एमसीक्यू हम डिज़ाइन करते हैं वो एकदम सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो उसको सॉल्व कीजिए, चीज़ों को आराम से पढ़िए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट्स कर दीजिएगा, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ ही है जो कि हमने तैयार किया है। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू, बी हैप्पी एंड केयर योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक कीजिएगा। अभी तो ओमिक्रॉन भी आ गया है, पता नहीं अब कौन कौन से क्रॉन आएगा। तो बाहर मत निकलिए, ऐसे आलतू फालतू मत जगह घूमिए। अगर निकलना ही है तब मास्क लगा कर निकलिए, हाथ में सैनिटाइजर लगा कर निकलिए। तो थैंक यू, बी हैप्पी एंड केयर योर पेरेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।